एक छोटे से गांव में शादी का माहौल हर तरफ खुशी से भरा हुआ था। घर के आंगन में शहनाइयां बज रही थीं, मेहमान खाने का आनंद ले रहे थे और दुल्हन बनी लड़की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक लड़की के पिता के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उसे ऐसी खबर मिली थी जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। वह तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में ही लेकर डीएसपी मैडम निर्जला पांडे के ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगा और कहा, मैडम मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। डीएसपी निर्जला पांडे ने हैरानी से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? इस दुल्हन को ऑफिस में क्यों लाए हो और उसकी इज्जत को क्या खतरा है? उस व्यक्ति ने दर्द भरे शब्दों में कहा, मैडम आज मेरी बेटी की शादी थी, लेकिन आज ही उसकी इज्जत लुटने वाली है। इसीलिए मैं उसे शादी के मंडप से सीधे आपके पास लेकर आया हूँ। अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारे पास आपके सिवा कोई और सहारा नहीं है। यह सुनकर डीएसपी निर्जला पांडे ने गंभीरता से पूछा, ऐसा क्या हुआ है? पूरी बात साफ साफ बताओ। आखिर हुआ क्या है? पूरी बात हमें बताओ, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तब वह व्यक्ति डीएसपी निर्जला पांडे को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद डीएसपी निर्जला पांडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह एकदम दंग रह जाती है। वह सोचती हैं अभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे मौजूद हैं। फिर डीएसपी निर्जला पांडे वहां पर एक्शन लेने जाती हैं, लेकिन उनके साथ एक ऐसा काम होता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे छोटी सी अपील रहती है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल आयुषी राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी जरूर करें। अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगई का मकसद यह था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसी की बात मानते थे। जो गरीब और कमजोर लोग थे उन पर उसका पूरा दबदबा रहता था। जब भी गरीब लोगों को पैसों की जरूरत होती वह उन्हें पैसे तो दे देता था, लेकिन बदले में उनसे अपने खेतों और घरों पर मजदूरी करवाता था। उसकी वजह से गांव के गरीब लोग उसके मजदूर जैसे बह गए थे। दबंग आदमी अपनी मनमानी करता था और गांव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में उसे जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ गलत हरकतें करता था। अगर कोई सुंदर लड़की दिख जाती थी तो वह उसी समय उसे अपने घर बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ जाने से मना करती थी तो वह जबरन उसे अपने साथ ले जाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। गांव वाले उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते थे। उसकी गुंडागर्दी इतनी ज्यादा थी कि पूरे गांव में केवल उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के कारण उसकी हर बात मानते थे। वह व्यक्ति गरीब वर्ग के लोगों पर पूरी तरह से हावी हो गया था। वह गांव का मालिक बनकर रहता था। गांव में उसकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं होता था। उसने गांव के सभी लोगों को नौकर जैसा बना रखा था। ऐसा लगता था मानो वह अपने इशारों पर गांव वासियों को नचा रहा होता है। जब उसकी कोई बात नहीं मानता था तो वह उसे बड़ी सजा देता था और उसके पूरे परिवार को बहुत परेशान करता था। इसी कारण सभी लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर थी। उसके पास कई आदमी थे जो हर समय उसके लिए काम करते थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो वह उसे पकड़कर गांव के चौराहे पर सभी लोगों के सामने सजा देता था। इसी डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने अपने गांव में खुद के नियम बना रखे थे जो हर शादीशुदा लड़की के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थे। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती तो विदाई से पहले वह दुल्हन को अपने घर बुलाता था। वहां वह उसके साथ जबरन सुहाग रात मनाता था। यह उसकी बनाई हुई एक ऐसी घिनौनी परंपरा थी जिसे उसने पूरे गांव पर थोप रखा था। जब तक वह दुल्हन के साथ रात नहीं बिता लेता था तब तक उस जोड़े की विदाई नहीं होती थी। उसकी मर्जी के बिना कोई भी लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। गांव के लोग इस क्रूरता और अन्याय को सहने पर मजबूर थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस अमानवीय नियम ने पूरे क्षेत्र को भय और बेबसी की जंजीरों में जकड़ रखा था। तेजपाल के आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर गांव और नगर में यह सुनिश्चित किया जाता कि कोई भी शादी उसकी जानकारी और मर्जी के बिना ना हो।
वे हर गतिविधि पर नजर रखते और यह भी परखे कि कहीं कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं जा रहा। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करने की कोशिश करता, उसे बेहद क्रूर सजा दी जाती। लोग उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा और हर गांव व नगर में उसके अत्याचार बढ़ते ही गए। हर लड़की की शादी के मौके पर खुशी के बजाय डर और अपमान छा जाता बना। तेजपाल की अनुमति के किसी भी लड़की की विदाई संभव नहीं थी। उसके दबाव और बर्बरता से लोग इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी से पहले ही डरना शुरू कर दिया। तेजपाल की मनमानी ने 14 से भी अधिक लड़कियों के जीवन को अपमानित किया। उसकी इस बर्बरता ने पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया। उसका प्रभाव इतना व्यापक था कि लोग उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। जो भी उसकी की इच्छा के खिलाफ जाने की कोशिश करता, उसे उसका खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ता। आतंक ने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। उसकी अमानवीय और बढ़ती जा रही थी और लोग मजबूरी में उसकी हर शर्त मानने को विवश थे। उसी गांव में एक सम्मानित और सुलझा हुआ व्यक्ति रहता था। अपनी ईमानदारी और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए मशहूर मनोहर लाल की सबसे बड़ी बेटी रागिनी थी। रागिनी सुंदर, संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन मनोहर लाल के लिए यह खुशी अब एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। गांव में वह दबंग व्यक्ति अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसके पास इतनी शक्ति और धन था कि गांव का हर व्यक्ति उससे खौफ खाता था। वह गरीबों को सताने और महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं हिचकिचाना। उसका आतंक इतना गहरा था कि पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी। मनोहर लाल हर रोज अपनी बेटी रागिनी को देखकर डर से सहम जाते। उनकी एक ही चिंता थी कि अगर उस दबंग की नजर रागिनी पर पड़ गई तो वह उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। यह डर मनोहर लाल की नींदें छीन चुका था। एक दिन शाम को मनोहर लाल चुपचाप घर के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उनकी पत्नी मीना देवी यह देखकर उनके पास आई और बोली, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? रागिनी अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए अच्छा घर देखना चाहिए। उसकी उम्र निकल रही है और हम पर उसकी जिम्मेदारी है। मीना देवी की बात सुनते ही मनोहर लाल का सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, तुम सही कह रही हो बेटी, हमारी जवान हो चुकी है। उसका विवाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि उसकी शादी कैसे हो। मेरी असली चिंता यह है कि शादी के बाद अगर उस दबंग की नजर उस पर पड़ गई तो हम क्या करेंगे? उसकी इज्जत को वह बर्बाद कर देगा। मनोहर लाल की यह बात सुनकर मीना देवी का दिल भी बैठ गया। उसकी आंखों में डर और असहाय झलक लगी। उदासी भरे स्वर में उसने कहा, हम गरीब और कमजोर लोग उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसने उन्हें कैसी कैसी सजा दी है। हम क्या करें, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर मानो सारा घर उदासी और डर के साए में डूब गया। मनोहर लाल और मीना देवी हर रोज इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनकी बेटी का भविष्य उस दबंग के साए में सुरक्षित नहीं है। दोनों जानते थे कि पुलिस भी उसकी जेब में है। पुलिस वही करती है जो वह कहता है। ऐसे में अगर वे किसी मदद के लिए पुलिस के पास भी जाएं, तो वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। यह सोच सोचकर वे और ज्यादा परेशान हो जाते। आखिरकार मनोहर लाल ने ठान लिया कि जो होना है वह देखा जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेटी रागिनी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गांव में एक अच्छा परिवार देखकर उन्होंने रागिनी के लिए रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए, घर में शादी की रौनक बढ़ने लगी। मनोहर लाल अपनी बेटी की शादी के लिए हर इंतजाम में लगे हुए थे। खाने पीने की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग भी मदद कर रहे थे। हर कोई चाहता था कि यह खुशी का मौका बिना किसी बाधा के पूरा हो। शादी के दिन बारात आई और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। बारात की स्वागत और खातिरदारी बड़े धूमधाम से हुई। रागिनी के पिता ने हर मेहमान के लिए भोजन का इंतजाम खास ध्यान रखा। पूरा घर जगमग रोशनी से भर गया और चारों तरफ हंसी खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी। सुबह विदाई का समय आता है और तभी उस दबंग तक शादी की खबर पहुंच जाती है। दबंग अपनी आदत के अनुसार एक भयानक संदेश भेजता है, अगर बेटी की विदाई करनी है तो पहले उसे हमारे पास लेकर आओ। एक रात हमारे साथ गुजारेगी, उसके बाद ही विदाई होगी।
यह सुनते ही रागिनी के पिता मनोहर लाल का कलेजा दहल जाता है। वह गहरे सदमे में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। उनके मन में ख्याल आता है कि आत्महत्या कर लें या फिर किसी तरह बेटी को इस दरिंदे से बचाने के लिए कुछ कर गुजर। लेकिन यह तय कर लेते हैं कि अपनी बेटी को वह अपनी आंखों के सामने उस हैवान के हवाले नहीं करेंगे। मनोहर लाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ गलत कदम उठा लूंगा। आसपास के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, भाई हम सब मजबूर हैं, दबंग के आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे और मुसीबतें बढ़ जाएं। लेकिन मनोहर लाल के दिमाग में एक विचार कौता है। वह तुरंत फैसला करते हैं। बिना समय गंवाए रागिनी को दुल्हन के जोड़े में ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और सीधे शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर वह थाने भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस भी उस दबंग के प्रभाव में है। उनकी आंखों में एक ही जिद थी, अपनी बेटी को हर हाल में सुरक्षित रखना। मनोहर लाल लेकर सीधे महिला डीएसपी के ऑफिस पहुंच जाता है। महिला डीएसपी निर्जला पांडे, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर थी, समाज के काम को इस तरह करती थी जैसे वह अपना खुद का काम कर रही हो। उनके सख्त रवैये और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण लोगों के बीच उनका सम्मान था। जब पुलिस किसी मामले में कार्रवाई नहीं करती थी तो निर्जला पांडे के पास शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस भी कार्य करने में पीछे नहीं रहती थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि जिले में अपराध का नामो निशान खत्म हो जाए। जब मनोहर लाल उनके ऑफिस में घुसता है तो वह देखती हैं कि उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ नजर आ रहा था। मनोहर लाल घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा हुए कहता है, मैम, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज उसकी जिंदगी खतरे में है। निर्जला पांडे, जो आमतौर पर सख्त और गंभीर रहती थी, इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाती हैं। वह मनोहर लाल से गंभीर स्वर में पूछती हैं, भाई ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम इस तरह घुटनों के बल बैठकर मेरे ऑफिस में आए हो? क्या घटना घटी है? कौन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है? बिना डरे सब सच सच बताओ। मनोहर लाल आंखों में आंसू भरकर कहता है, मैम, मैं एक गरीब आद हूं। मेरी बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन अब उस दरिंदे की नजर मेरी बेटी पर है। वह उसे अपने पास ले जाने के लिए कह रहा है। मैं अपने आप को तो शायद बचा लूंगा, लेकिन मेरी बेटी को उस हैवान के हवाले नहीं कर सकता। मनोहर लाल महिला डीएसपी के सामने अपने आंसुओं को थाम हुए कहता है, मैम, मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, रागिनी। उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से हुई है। बारात आई और मैंने उसकी खातिरदारी भी बड़े अच्छे ढंग से की। फेरे भी हो चुके हैं, विवाह पूरा हो चुका है। लेकिन अब मुझे डर है कि मेरी बेटी की इज्जत कहीं दांव पर ना लग जाए। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके इस कठिन घड़ी में हमारी मदद कीजिए। महिला डीएसपी निर्जला पांडे, जो हमेशा सख्त और संयमित रहती हैं, मनोहर लाल की बातों को ध्यान से सुनती हैं, लेकिन फिर भी वह एक कदम और बढ़कर पूछती है, तुम यही बातें घुमा राख क्यों कह रहे हो? आखिरकार सच सच बात क्या है? हमें सच्चाई बताओ। मनोहर लाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटा हुए पूरी सच्चाई बताई। मैम, हमारे गांव का एक दबंग व्यक्ति है। हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी होती है, जब विदाई का समय आता है, तब वह दरिंदा उन लड़कियों को अपने पास बुलाता है और उनकी इज्जत लूटता है। वह विदाई से पहले बेटियों के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी इज्जत को अपने तरीके से कुचल है। जब महिला डीएसपी ने यह सब सुना तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनका पारा चढ़ गया, उनके भीतर की आक्रोश और नफरत साफ दिखने लगी। वह गहरी गुस्से में कहने लगी, तुम्हारे ऊपर वह इतना जुल्म करता है, इतनी दबंगई दिखाता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बर्दाश्त कर रहे हो? यह नहीं हो सकता। उनका गुस्सा अब और भी तीव्र हो चुका था और वह सोचने लगी कि इस मामले में कार्रवाई करनी ही होगी, चाहे जो भी हो। मनोहर लाल ने गहरे दुख और परेशानियों के साथ अपनी पूरी कहानी महिला डीएसपी को सुनाई। वह कहते हैं, मैम, नगरवासी भी उसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन वह दबंग इतना ताकतवर है कि किसी की हिम्मत नहीं होती। जब भी किसी ने उसका विरोध किया, उसने अपने आदमियों से कहकर उन्हें चौराहे पर उल्टा लटकाकर ऐसी मार लगवाई कि उनका बचना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर भी उनका इलाज करने से मना कर देते हैं। वह दरिंदा विरोध करने वाले हर व्यक्ति को इतनी कठोर सजा देता है कि लोग डर के मारे चुप रहते हैं।
मनोहर लाल का दिल बैठा हुआ था। वह आगे कहते हैं, वह इतनी पावर में है कि कोई साधारण व्यक्ति उसका विरोध कैसे कर सकता है। पुलिस भी उसकी तरफ है। थाने में जब कोई रिपोर्ट करने जाता है तो पुलिस वाले भी उसी दबंग के पास बैठते हैं, उससे मिलते हैं और फिर अपनी ड्यूटी पर वापस लौटते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। मैम, इसीलिए लोग चुपचाप रहकर अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले ही उन्हें उसके पास भेज देते हैं। महिला डीएसपी निर्जला पांडे यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती हैं। फिर अपने सख्त और संकल्पित स्वर में वह मनोहर लाल को आश्वासन देती है, हे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम अपनी बेटी को यहीं पर बैठा दो। उसकी शादी का जो दुल्हन का जोड़ा है वह मुझे दे दो। मैं खुद इस मामले में कार्रवाई करूंगी और इस दरिंदे को कड़ी सजा दिलवा ऊंगियड उठाने का संकल्प करती है। वह मनोहर लाल से दुल्हन का जोड़ा लेकर खुद को दुल्हन के रूप में तैयार करने को कहती है। फिर वह दुल्हन के जोड़े में थाने फोन करती है। थाने के पुलिस वाले यह सुनकर घबराए हुए थे और कहते हैं, मैम, वह व्यक्ति बहुत ही ताकतवर है और उसके ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण भी है। पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती है। जब आप उस पर कार्रवाई करने जाएं तो बहुत सतर्क रहना, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। महिला डीएसपी यह सुनकर बिल्कुल भी नहीं रुकती। वह गुस्से में आकर पुलिस वालों को फटकार लगाती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वे कहती हैं, तुम सब पुलिस वाले डूबकर मर जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोग पुलिस प्रशासन में होते हुए भी डर की बातें कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि जनता जब पुलिस के पास आती है तो वह किस तरह उम्मीद करती है? अगर पुलिस ही इस तरह की बात करती है तो जनता किसके पास जाएगी? तुम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय इस तरह की कायराना बातें कर रहे हो। महिला डीएसपी निर्जला पांडे का गुस्सा इतना तेज था कि पूरा थाने का स्टाफ चुप हो गया। वह एक एक पुलिस वाले को डांट हैं और उन्हें समझाती हैं कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करना होगा। चाहे कोई भी शक्ति हो, वह इस दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई में पीछे नहीं हटे। महिला डीएसपी की दृढ़ता और साहस ने थाने के पुलिस वालों को झक छोड़ दिया और अब वे तैयार थे कि वह उस दबंग के खिलाफ पूरी ताकत से कार्यवाही करें। महिला डीएसपी निर्जला पांडे पूरी तैयारी के साथ कार्यवाही करने निकल पड़ती है। वह थाना अध्यक्ष से फोन पर बात करती हैं, तुम्हारे पास जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत सिविल ड्रेस में तैयार करो और उस गांव में भेजो। चारों ओर से गांव को घेर लो। इसके साथ ही वह अन्य थानों में भी फोन करती है और पुलिस को निर्देश देती है कि वे इस गंभीर मामले में एक्शन ले। कुछ ही समय में महिला डीएसपी के आदेश पर 5 थानों की पुलिस वहां पहुंच जाती है। कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में होते हैं और महिला डीएसपी के साथ गांव की ओर रवाना होते हैं। महिला डीएसपी ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया और वह दुल्हन बनकर उस दबंग व्यक्ति के घर की ओर चल पड़ती है। वह उस व्यक्ति के घर पहुंचती है और उसे सीधे चुनौती देती है, यह बताओ, हमें लेने के लिए कोई आएगा या हमें खुद ही जाना पड़ेगा? मनोहर लाल डरते हुए जवाब देता है, मैडम जी, आपको खुद ही वहां जाना पड़ेगा। वह आदमी बहुत ताकतवर है और हमें सुबह ही सूचना मिली थी कि अगर हमने तीसरी बार अपनी बेटी को उसके पास नहीं भेजा तो वह बड़ा आतंक मचाएगा। महिला डीएसपी बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए कहती हैं, ठीक है, मुझे लेकर चलो। अब महिला डीएसपी दुल्हन के जोड़े में पूरी पुलिस फोर्स के साथ दबंग व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती है। मनोहर लाल अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर महिला डीएसपी के साथ भेजता है। वे दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाते हैं, हे बाबूजी, आज मैं अपनी बेटी को आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। जब वह दबंग यह सुनता है तो तुरंत बाहर आता है और कहता है, तू बहुत बड़ा बदमाश हो गया है। मैंने तुझसे 2 सूचनाएं भेजी थीं। एक खबर तो पहले ही आ चुकी है और अब तू अपनी बेटी को लेकर आया है। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, महिला डीएसपी का गुस्से और आत्मविश्वास से भरा चेहरा सामने था और वह उसे सीधी चुनौती देती है। दबंग व्यक्ति महिला डीएसपी को देखकर अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह कहता है, बाबूजी, क्षमा करना, काम मेरे पास बहुत ज्यादा था। घर का सारा काम केवल मैं ही करता हूँ, कोई और मेरे साथ मदद नहीं करता है, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने सोचा था कि पहले सारे काम निपटा कर फिर आपके पास आऊंगा। अब आप आए हो तो चलिए। इस लड़की के लिए वह अपनी बात पूरी करता है, लेकिन महिला डीएसपी का चेहरा बिल्कुल शांत और दृढ़ था। वह जानती थी कि यह व्यक्ति अब भी अपनी दबंगई और ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। महिला डीएसपी ने बिना हिचकिचा जवाब दिया, तुम जितना चाहो काम करने की कोशिश करो, लेकिन यह लड़की अब तुम्हारे हाथों में नहीं आएगी।
उनकी कड़ी आवाज में एक असाधारण आत्मविश्वास था, जो दबंग को यह एहसास दिला रहा था कि उसकी ताकत अब काम नहीं आने वाली। महिला डीएसपी ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ यह कदम उठाया था और वह जानती थी कि अब उसे इस व्यक्ति की दबंगई को खत्म करना होगा। महिला डीएसपी निर्जला पांडे पूरी तरह से स्थिति को अपने हाथ में ले चुकी थी। जैसे ही वह दबंग व्यक्ति दुल्हन के घूंघट को हटाने की कोशिश करता है, महिला डीएसपी ने एक तेज और शक्तिशाली कदम उठाया। वह तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका और फिर उसे 2 तेज तमाचे जड़ दिए। पूरी स्थिति अचानक बदल गई। वह दबंग व्यक्ति पूरी तरह से चौंक गया और महिला डीएसपी ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे डराने की धमकी दी। अगर तूने जरा भी होशियारी की, महिला डीएसपी ने कड़क आवाज में कहा, तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग को छलनी कर देगी। आज तेरी सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। तूने इस गांव के लोगों पर बहुत जुल्म किया है, बहुत सारी लड़कियों को तूने शिकार बनाया है। अब तेरा सुहाग रात उस ससुराल में बनेगा जहां तेरे जैसे हजारों कैदी बंद होंगे। यह सुनकर वह दबंग व्यक्ति बुरी तरह डर गया और घबराया हुआ बोला, हे मैडम जी, तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी बहुत बड़ी पावर है। कोई भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे लिए छोड़ दो, और अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। महिला डीएसपी ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए एक कड़ा जवाब दिया, अब तुझे यह जानकर रहेगा कि खैर किसकी नहीं है। फिर उसने तुरंत अपने स्मार्टफोन से डीएम साहब को फोन किया, जिससे यह मामला और भी गंभीर रूप से उठने वाला था। वह जानती थी कि अब दबंग का समय खत्म हो चुका है और उसे सजा मिलकर ही रहेगी। यह कहानी समाज में दबंगों की हेकड़ी और उनके आतंक के खिलाफ न्याय की विजय की मिसाल है। महिला डीएसपी की साहसिक और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि अगर सच्चाई और यह की राह पर चलने की हिम्मत हो तो कोई भी ताकत नहीं रुक सकती। जैसे ही दबंग व्यक्ति का विरोध शुरू हुआ और महिला डीएसपी ने अपनी पूरी फोर्स के साथ उसे दबोच लिया, उसकी सत्ता और डर पूरी तरह से टूट गई। महिला डीएसपी ने सिर्फ उस दबंग को नहीं पकड़ा, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया कि किसी भी गलत शक्ति या व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम समाज में किसी भी प्रकार की नाइंसाफी को सहन करते हैं तो यह हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जब हम मिलकर ऐसे कृत्यों का विरोध करते हैं और अधिकारियों का साथ देते हैं तो हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है और यह दिखाना है कि किसी भी प्रकार की उत्पीड़न या दबंगई को सहन नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष जरूरी है और अंत वही विजय प्राप्त करता है जो सच और न्याय के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी को साझा करने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को आहत करना नहीं था। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको जागरूक, सतर्क और सचेत बनाना। पूरी कहानी सुनने के बाद हमें यकीन है कि यह आपके विचारों को झकझोर में और सोचने पर मजबूर करने में सफल रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक या सतर्कता भरी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया निष्पक्षता के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। याद रखें, जहां भी रहे हमेशा सचेत और सुरक्षित रहे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।